आज की कक्षा में हम लोग स्पर्श भाग 2 में गद्य भाग के अंतर्गत पाठ पढ़ेंगे ततारा वामिरो कथा। ततारा वामिरो कथा एक दंत कथा है। इसके लेखक लीलाधर मंडलोई जी हैं। लीलाधर मंडलोई जी का जन्म मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के गांव गुढ़ी में सन 1954 ईस्वी में जन्माष्टमी के दिन अर्थात कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा भोपाल और रायपुर में हुई। आजकल मंडलोई जी प्रसार भारती दूरदर्शन के महानिदेशक के पद पर सेवारत हैं। लीलाधर जी की प्रमुख कृतियां जैसे घर घर घूमा, रात बिरात, मगर एक आवाज़, देखा अनदेखा एवं काला पानी है। मंडलोई मूल रूप से कवि हैं, लेकिन उन्होंने गद्य के विभिन्न आयामों के ऊपर या गद्य के विभिन्न विधाओं के ऊपर उन्होंने लिखा, जैसे कहानी, लोक कथा, यात्रा वृत्तांत, डायरी, मीडिया, रिपोर्टाज इत्यादि। उन्होंने अंडमान निकोबार की जनजातियों के ऊपर भी अध्ययन किया और खूब लिखा। जनजीवन के नज़दीक रहने के कारण इनकी रचनाओं में छत्तीसगढ़ी अंचल की जनभाषा की मिठास विद्यमान रहती है। आइए ततारा वामिरो कथा का संदेश जान लेते हैं। ततारा वामिरो कथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों में प्रचलित एक प्रसिद्ध प्रेम लोक कथा है। ततारा वामिरो एक दूसरे से प्यार करते हैं, किंतु अलग अलग होने के कारण वे विवाह सूत्र में नहीं बंध पाते। फलस्वरूप दोनों अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं। यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाता है। निकोबारी जनसमुदाय इस घटना के बाद दूसरे गांवों में भी वैवाहिक संबंध करने लगे। द्वीप के निवासी आज भी इस युगल को प्रेम और श्रद्धा के साथ स्मरण करते हैं। संदेश यह भी है कि जब कोई रीति रूढ़ी बनकर समाज पर बोझ बन जाती है तो उसका टूटना ही कल्याणकारी होता है। बच्चों, जब भी हम गद्य या पद्य पाठ पढ़ें तो पढ़ने के क्रम में हम पुस्तक को साथ जरूर रखें, क्योंकि वीडियो में जो आप लोगों को पेज दिखाई देता है, हो सकता है कि वो पेज दिखाई ना भी दे। इसलिए आप लोग पुस्तक अपने पास रखें और हर पाठ को पंक्तिबद्ध रूप से देखने का प्रयास करें, ताकि आप पढ़ते हुए या वीडियो सुनते हुए पंक्तिबद्ध जो शब्द हैं या व्याकरण से संबंधित मुहावरे इत्यादि हैं उसका आप अर्थ भी जान पाएंगे, देख पाएंगे। इसलिए प्रथम पेज नंबर 79 अर्थात 79 है, तो आप लोग निकालें पेज नंबर 79 और पाठ शुरू करते हैं। ततारा वामिरो कथा। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम द्वीप है लिटिल अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ हो जाती है। श्रृंखला का मतलब है एक द्वीप के बाद 2 द्वीप, 3 द्वीप या चौथा द्वीप। द्वीपों का छोटा छोटा टुकड़ा जो होता है क्रमशः होने के कारण उसे श्रृंखला कहते हैं, जो निकोबारी जनजाति की अंतिम या आदिम संस्कृति के केंद्र हैं। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर स्थित है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। इनके विभक्त होने अर्थात इनके टुकड़े होने के एक लोक कथा है जो आज भी निकोबार में या अंडमान में दोहराई जाती है। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े थे, तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था। पास में
एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहता था। उसका नाम था ततारा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। नेक मतलब एक अच्छा इंसान था और हमेशा दूसरों की सहायता करता था। सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता। अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था। स्वाभाविक है, जो दूसरों की सहायता करेगा वो चर्चित अर्थात हर जगह प्रसिद्ध होगा ही, उसकी चर्चा हर जगह होगी। सभी उसका आदर करते, वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते और वह भागा भागा पहुंच जाता। अर्थात यदि कोई मुसीबत में होता और उसे याद करता तो वो जरूर वहां पहुंचता था। दूसरे गांवों में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता, क्योंकि वो दूसरे गांव के लोगों की भी सेवा करता था। इसलिए हर गांव के लोग उसे पर्व त्योहार में बुलाते और उसका सम्मान करते। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते थे। व्यक्तित्व अच्छा होने के साथ साथ उसका आत्मीय स्वभाव इतना बढ़िया था, लोगों से इतना हेलमेल रखता था, इतना व्यवहारिक था कि कोई भी उसे दूर करना नहीं चाहते थे। सभी अपने घर के सदस्य के समान समझते थे। पारिवारिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता। पारिवारिक अर्थात वो एक जनजाति था। अपने गले में, शरीर में, माथे पर पशु पक्षियों के पंख, दांत, हड्डी इत्यादि का वो आभूषण पहनता था। और उसके साथ साथ उसकी एक खास विशेषता थी, उसके कमर में एक लकड़ी की तलवार रहती थी। लोगों का मत था बावजूद लकड़ी की होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। सारे लोग उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति मानते थे, क्योंकि वो उसका कहीं प्रयोग नहीं करता था। ततारा अपनी तलवार को कभी अलग न होने देता। उसका दूसरों के सामने वो उपयोग भी नहीं करता था, इसलिए लोग उसको रहस्य ही समझते थे, क्योंकि किसी के सामने उसका प्रयोग किया ही नहीं गया था। वो तलवार में एक अद्भुत शक्ति थी। किंतु उनके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना, आश्चर्यजनक शक्ति का होना मानते थे। तलवार की ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। अर्थात वो उसके बारे में ना कोई जानता था, ना उसके प्रयोग के बारे में जानता था कि उसकी खासियत क्या है, इसलिए वो रहस्य बनी हुई उसके कमर में बंधी रहती थी। एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद, अथक का मतलब होता है लगातार परिश्रम। एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज समुद्र के लगे क्षितिज तले डूबने को था। क्षितिज का तात्पर्य होता है जहां आकाश और समुद्र का भाग सटा हुआ दिखाई पड़ता है। अर्थात शाम का समय था, लगभग 5-6 बज रहा होगा और सूर्य जो है वो क्षितिज तले डूबने को था। समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी। स्वाभाविक है, शाम का समय होता है और समुद्र किनारे मदमस्त हवा चलती ही है। पक्षियों की सायंकालीन चहचहाहटें सने सने छीन होने लगी। यहाँ सने सने तत्सम शब्द है, संस्कृत का है, इसका अर्थ होता है धीरे धीरे। शाम का समय था, पक्षियां अपने घोंसले में जा रही थी, जिसके कारण पक्षियों की आवाज धीरे धीरे समाप्त होने को थी। उसका मन शांत था। विचार मग्न ततारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। क्योंकि समुद्र किनारे सूर्यास्त का समय हो गया था और समुद्र की सतह पर जो सूरज की रंग बिरंगी किरणें थी वो छिटक रही थी, जो देखने में वातावरण को मनमोहक बना रहा था। ततारा उसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखने में तल्लीन था। तभी कहीं पास से उसे एक मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। अर्थात गीत का लय और स्वर जो था ऐसा लग रहा था कहीं दूर से ततारा की तरफ आ रहा हो। बीच बीच में लहरों का गीत भी सुनाई देता। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध-बुध खोने लगा। अर्थात जो कोई गाना गा रहा था उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि वो उसमें खो गया। अर्थात सुध-बुध खोना मतलब होता है किसी एक चीज में तल्लीन हो जाना। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग की। तंद्रा का तात्पर्य होता है बेहोशी या अचेत होना।
तो उसकी अचेता अवस्था जो थी समुद्र की लहरों के पानी का छींटा पड़ने के कारण वो समाप्त हो गया। चैतन्य होते ही अर्थात होश में आते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा जिधर से अब भी आवाज या गीत के स्वर बह रहे थे।